Hello everyone. हेलो हेलो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर होगा, और ये लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट को पूरा ख़त्म कर देंगे। ये वन शॉट वीडियो होगा। तो ये जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर मोल की तरफ मोल को देखें, वहाँ पे बहुत सारे टर्म है जैसे कि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, फिर एक्चुअल मास, फिर एटॉमिसिटी। फिर ये तो सिर्फ हुआ मोल की तरफ, तो अगर मोल की बात करें तो फिर उसके आगे जाएं तो आता है स्टेचियोमेट्री, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, फिर एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में भी बहुत सारे हैं, मोलालिटी और पीपीबी, पीपीएम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, और मोल फ्रैक्शन। लेकिन टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं जो मोल जो वर्ड है वो उसका डेफिनेशन दूसरे दूसरे बुक्स में अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि मोल होता क्या है। मोल मोल कुछ नहीं होता, मोल एक नंबर होता है। सिंपल एक बता रहा हूँ आपको। मोल एक नंबर होता है और जिसका वैल्यू होता है 6.022 जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन नीट के हिसाब से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम इसीलिए सिर्फ इसका वैल्यू याद करेंगे 6.022 और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इसे 6 × 10⁻³ लिख सकते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम लिखते हैं कैपिटल एन और स्मॉल ए से। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल चॉकलेट्स हैं तो मेरे पास कितने चॉकलेट्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 चॉकलेट्स होंगे, क्योंकि 1 मोल का वैल्यू इतना होता है 6.022 × 10⁻23। तो अभी हम कुछ इसके फार्मूलाज के बारे में जानते हैं जिससे हम मोल्स को निकाल सकें। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लो चार्ट जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था वो अब मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मोल एटम्स होते हैं, मोल एटम्स और मोल मॉलिक्यूल्स। तो मोल एटम्स जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, मतलब मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। जो मोल एटम्स होते हैं उसका निकालने का तरीका है वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। और मोल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला जो होता है वेट, सेम वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। तो इंट्रो पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब भी आपको मोल एटम्स निकालना हो, यहाँ पे लिखा है देखिए, अगर आपको मोल एटम्स निकालना हो और आपको मोल मॉलिक्यूल्स दिया हो, मतलब आपको एक मॉलिक्यूल दिया होगा और उससे अगर आपको बोला कि एटम्स का मोल निकालो, तो आप क्या करना, मोल मॉलिक्यूल से एटोमिसिटी को इनटू कर देना या फिर मल्टीप्लाई कर देना। एटोमिसिटी क्या होता है, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। H2, मतलब H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें H के कितने एटम है? 2 एटम, H2, तो इसका एटोमिसिटी है 2। एक और देखिए O3, तो ये तो दिख रहा है ऑक्सीजन का जो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 3, तो इसका हो जाएगा 3 H2O। H2O में H कितना है? 2, O कितना है? 1, तो टोटल मिला के 2 + 1 3। एक देखते हैं NH3 में N कितना? 1, N 1 है, प्लस S3 है, तो टोटल हो जाएगा 4। तो एटोमिसिटी, मतलब ये टॉपिक है एटोमिसिटी। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स निकालना होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, अभी हम चलते हैं हमारे कुछ टर्म्स में, जिससे कि मोल्स और मतलब ईजी हो जाएगा समझने के लिए। और हमारे जो सारे टॉपिक हैं इन्हीं कुछ 5-6 पॉइंट से मिलके ही बनते हैं।
जो पहला हमारा टॉपिक मतलब पहला जो टर्म है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक नंबर होता है, एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि उसका जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स या फिर जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के 1/12 पार्ट के कितने 1/12 पार्ट से कितने हैवियर होते हैं। तो देखिए, ए नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक एटम के मास इज हैवियर इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन मतलब C12 मतलब कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आइसोटोप के बारे में कि एक ही एटम के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो C12 होता है, C14 होता है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो C12 जो उसका आइसोटोप है उसको एक एटम का मास से जो दूसरे एटम के एक मोल के मतलब एक एटम के मास कितना हैवियर है उसके 1/12 पार्ट से, यही बताता है हमारा एटॉमिक मास। अब एक आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट सेम होता है, सिर्फ हमने एटॉमिक मास को यूनिट के हिसाब से लिख दिया है, जिसका जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो AMU से होता है। AMU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। देखते हैं यहाँ पे सेम लिखा गया 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन ऑफ एटम। मैंने बताया एक कार्बन एटम से वो कितना हैवियर है ये बताता है 1/12 मास। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 AMU को हम लिखते हैं 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको कन्वर्जन में कभी पूछ लिया कि मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर AMU में दिया हो और अगर आपको पूछ लिया उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.67 × 10⁻24। और ये जो निकला है 1.67 × 10⁻24। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो वैल्यू है 1.67 × 10⁻24, इसको हम 1/Na मतलब Na का वैल्यू मैंने आपको बताया था 6.022 × 10⁻23, तो 1/Na इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻24 हम लिखते हैं। तो अभी देखते हैं कि इन्हीं टॉपिक से जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इससे हम एक एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, एक एटम मतलब सिर्फ एक ही एटम ऑफ कार्बन का अगर हम मास निकालना चाहें तो उसके जो एटॉमिक मास है 12। आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। मैंने यहाँ पे एक ये भी दिया है, देखिए मैंने आपके लिए एक तो टेबल बना के दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका हेल्प आएगा बाद में। तो ये देखिए जो एटॉमिक मास है ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो वेरी गुड। तो ये जो हमारा कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12। तो अगर हम 12 के साथ ये नंबर मतलब 1.67 × 10⁻24 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 12 AMU मिल जाता है, और यही होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसलिए हम जब भी एटॉमिक मास बोलते हैं तो वो 12 AMU बोलते हैं। बहुत लोग इसे 12 ग्राम समझते हैं, मतलब ये जो एटॉमिक मास है ये समझते हैं कि ये ग्राम में है, लेकिन ये ग्राम में नहीं होता, ये सब AMU में होता है। जो ग्राम एटॉमिक मास जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो होता है, वो ग्राम में होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास सिर्फ एटॉमिक मास जो टॉपिक है वो AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी हम ग्राम एटॉमिक मास, जिसे मोलर मास या फिर मास ऑफ 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोल इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम मोलिक्यूल या फिर ब्लैंक ग्राम एटम। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल करेंगे फिर क्वेश्चन टैकल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखा होता है कि कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 2 ग्राम मोलिक्यूल, या फिर आपको शायद लिखा हो 1/2 ग्राम एटम, या फिर कुछ भी ऐसा लिखा होगा। तो इससे आप इसका ग्राम मोलिक्यूल ना समझ के मोल समझिएगा। ग्राम मोलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ग्राम मोलिक्यूल मतलब मोल और ग्राम एटम मतलब भी मोल। तो ठीक है, अभी हम ग्राम एटॉमिक मास जिसे मोलर मास या फिर मास ऑफ 1 ग्राम एटम की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने बात किया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, लेकिन अभी हम बात करेंगे मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन।
तो मैंने आपको बोला था कि एक मोल में 6.0, एक मोल का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मास ऑफ इतना एटम ऑफ कार्बन की बात करें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन नहीं हो जाएगा? सेम तो बात है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जितना होगा मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का भी सेम होगा, हमने पहले बात किया था। तो इसको अगर निकालना हो ग्राम एटॉमिक मास तो हम क्या करते हैं, जो 12 AMU जो हमारा एटॉमिक मास होता है AMU वाला, ये देखिए 12 AMU मास ऑफ 1 कार्बन जो होता है, उससे अगर हम वो वैल्यू मतलब जो Na, अगर Na हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाता है ग्राम। मतलब मैंने आपको बोला था कि जो 1.67 टू 10⁻24 होता है उससे हम 1/Na कहते हैं, और 1/Na इंटू Na और Na कट जाएगा तो बचेगा 12। तो जब भी हम AMU मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि जो AMU में होता है 12 AMU, उसमें सिर्फ AMU कट के ग्राम में लग जाता है और उससे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम लगा इसलिए ग्राम एटॉमिक मास। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस टैकल करेंगे वो हम ग्राम में टैकल करेंगे, वो हम AMU में टैकल नहीं करेंगे। तो इसी से हम एक ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास जो होगा वो 16 इंटू 1.67 टू 10⁻24 होगा, हमने बात किया था सेम होता है। उसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 16 AMU। और फिर अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें मतलब 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन तो नहीं, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 AMU या फिर ये वाला वैल्यू आप जो भी लिख सकते हैं इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये दोनों कट जाएगा, सॉरी ये वाला ये वैल्यू कट आके लास्ट में निकलेगा 16 ग्राम। मैंने आपको पहले बताया था कि ये देखिए ये वाला ये वैल्यू कट जाएगा ना। तो हमने इतना जान लिया कि देखिए ये वाला 16 ग्राम होगा, ये 16 AMU होगा, और कार्बन का भी जान लिया कि इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है, और सिर्फ एटॉमिक मास होता है वो 12 AMU होता है। अगर आप AMU को हटाए ग्राम अगर उसका डाल दें तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। तो इतना हमने जान लिया। ये डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, हाँ तो ये डायग्राम आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास में। तो जो मॉलिक्यूलर मास में आता है ये कुछ नहीं है, सेम है कि ये भी वही बोलते हैं कि जो द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 C12। मतलब वहाँ पे एटम का था, यहाँ पे मॉलिक्यूल का है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल कितना हैवी है 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, C12 मास ऑफ एटम से। तो ये भी सेम ही है। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप वो समझ गए तो ये तो बहुत इजी बन जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम O2 के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो O का मैंने बताया था कि 16 ग्राम होता है उसका AMU, सॉरी 16 ग्राम नहीं 16, उसका अगर एटॉमिक मास की बात करें तो 16 AMU होता है। अगर हम O2 की बात करें तो 2 तो 16 होगा, 16 इंटू 2 तो 32 AMU। और अगर फिर एक और एग्जांपल देखें O3 तो ये 16 इंटू 3 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 48 AMU, ठीक है। फिर हम H2O की बात करें, H2O में क्या होगा कि H का 1 होता है उसका जो एटॉमिक मास, तो ये भी 1 इंटू 2 प्लस 16 तो ये 18 AMU हो जाएगा। फिर H2SO4 की बात करें तो ये देखिए H2 मतलब 1 इंटू 2 1 प्लस 1 फिर 1 इंटू 2। सल्फ़र का 32 होता है, वो टेबल में देख लीजिएगा, हाँ उसमें सब दिया गया है। सल्फ़र का जो 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 फिर 16 को 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 98 AMU। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो सेम है, AMU को हटा के आप ग्राम लगा लीजिए तो ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फिर उसे हम मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो देखिए 98 AMU। अगर H2SO4 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 98 AMU होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें भी सेम है, अगर मॉलिक्यूलर मास को आप Na से इंटू कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें तो 98 ग्राम हो जाएगा। बस इतना है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्चुअल मास में।
एक्चुअल मास मतलब एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल मास होता है, मतलब उसका एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम एक्चुअल मास कहते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल एक लें, अगर हम O2 का एग्जांपल लें, एटम के मतलब एटम O2 एक एटम है, O एक एटम है, तो उसका अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए O का मैंने आपको बताया था कि जो उसका 32 AMU होता है, 32 AMU, और H2O का मैंने आपको बताया था 18 AMU। तो ठीक है, देखिए ये 16 + 16 होता है, ये 2 + 16 होता है 18 AMU। तो 32 AMU में अगर 32 में अगर हम 1.67 × 10⁻24 मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एक्चुअल मास बन जाएगा। और अगर 18 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.99 × 10⁻23 ग्राम निकलता है, तो वो उसका एक्चुअल मास बन जाएगा। तो ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मोल को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी आइडियल गैस का एक मोल लें तो वो जो उसका जो एसटीपी होता है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाइज करता है। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब एसटीपी एक मानते हैं हम लोग कि मतलब दो टर्म होता है, एक एसटीपी और एक एनटीपी। एसटीपी जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो एसटीपी का वैल्यू होता है वो 22.4 लीटर होता है और एनटीपी का 22.7 लीटर। लेकिन अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में 22 हम लोग एसटीपी और एनटीपी दोनों का 22.4 लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने जब करेंगे हम लोग तो उसका वैल्यू 22.4 लेंगे, ना कि 22.7। तो देखिए, जो एसटीपी और एनटीपी है उसका कुछ वैल्यू है। उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि 273 केल्विन। उसका प्रेशर होता है 1 atm, जिसे हम 760 mm ऑफ SGV कहते हैं। और ये जो एक मोल है आइडियल गैस का, आइडियल गैस अगर आपको नहीं पता तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेस जो एक चैप्टर है पीसी का, वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप जान लीजिए कि कोई भी एक अगर गैसेस का जो रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग ये मोल का जो कन्वर्जन होता है उसमें काम आता है आइडियल गैस। तो ठीक है, जो एक मोल होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम या फिर ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम भी कहते हैं। और इसके जो वैल्यूज़ होते हैं 22.4 लीटर, मैंने आपको यहाँ पे बताया था 22.4 लीटर होते हैं, या फिर 22.4 DM³ कह सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक DM³ को 1 लीटर या फिर 1000 ml भी कहते हैं। तो 22.4 DM³, 22400 ml या फिर 22400 cm³, ये कुछ वैल्यूज़ होते हैं ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम या फिर मोलिकुलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से। तो अभी हमने इतना तो जान लिया कि क्या क्या होता है, सब टर्म्स हमने जान लिए। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ जो मैंने मेरे एक टीचर से सीखा था। ये बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट है जिससे आप सारे क्वेश्चंस, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक ही फ्लो चार्ट से। ये रहा फ्लो चार्ट। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस में मास दिया होगा और आपको मोल्स निकालना होगा तब आप उससे जो मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास, अगर मोल दिया होगा तो मतलब एटम दिया होगा तो मोलर मास, मोलिक्यूल दिया होगा तो मोलिकुलर मास, उसे डिवाइड कर लीजिएगा तो मोल्स निकल जाएंगे। फिर मोल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Na, जो जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23, तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल से एटोमिसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एटम्स निकल जाएगा। तो अगर मास से एटम्स निकालना पड़ेगा तो आपको इन तीनों स्टेप से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाता है इससे। और सिर्फ इसका साइन चेंज करके इसको अपोजिट साइड में ले, मतलब ये इसका जो साइन चेंज कर लीजिएगा तो इसके अपोजिट साइड में मतलब आप ये इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखा है। इसके क्वेश्चंस हम इधर सॉल्व नहीं करेंगे, इसका जो क्वेश्चंस हम टैकल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे करेंगे। एक और देखिए, मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम एट एसटीपी। तो अगर मोल्स दिया होगा और आपको अगर वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना होगा तो उससे आप इंटू 22.4 कर दीजिएगा। और अगर मोल वॉल्यूम एट एसटीपी से मोल्स निकालना होगा तो उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा 22.4 से। तो इतना ही एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया। अभी इससे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखिए,
ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। तो यहाँ पे 24 ग्राम जो है वो मास दिया गया है, तो आपको मोल्स निकालना है। तो आपके सामने फ्लो चार्ट है, मैं आपको कुछ 5 सेकेंड्स देता हूँ, ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व। हाँ ठीक है, तो मैं अभी ट्राई करता हूँ ये सॉल्व करने के लिए। देखिए 24 ग्राम कार्बन दिया है, तो अगर हम लोग को गिवन मास से मोल्स में जाना है तो हमको उसके मोलर मास से उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 ग्राम बाय, हमने उसका मोलर मास पढ़ा था 12 ग्राम होता है कार्बन का, 12 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 मोल्स हो गया, वेरी सिंपल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका सब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल, मैंने आपको बोला था कि अगर ग्राम मॉलिक्यूल दिया होगा फिर ग्राम एटम दिया होगा और उसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो उसको मोल लेंगे। तो ये हाफ मोल दिया है, ठीक है, हाफ मोल दिया है, हमको यहाँ पे मास निकालना है। तो देखिए मैं फ्लो चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अगर आपको मोल से मास में जाना है तो आपको इनटू करना पड़ेगा मोलर मास। यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड्स, आप ट्राई कीजिए। 5 तो दें, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए तो ट्राई कीजिए। तो ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, हमको मोल से उसके मास में जाना है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मोल से मास में। तो हाफ मोल दिया है, हाफ से हम उसके मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होता है 32। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूछा है तो हमको 16 नहीं लेना, हमको 32 लेना है, क्योंकि हम होल O2 को हम, अगर ऑक्सीजन एटम बोला होता तो वो लेते, लेकिन सिर्फ अगर ऑक्सीजन बोला है तो हम O2 लेंगे। ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो हाफ इंटू 32 मतलब ये हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब हाफ मोल है, मोल से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए इंटू Na करना पड़ेगा। तो इंटू Na का वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो ये Na/2 होगा, इसका वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये 3.011 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है वॉल्यूम एट STP। तो हाफ मोल दिया है, अगर हमको मोल से वॉल्यूम में जाना है तो मैंने आपको बताया था, देखिए इंटू करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 22.4। तो हाफ इंटू 22.4 इज इक्वल टू 11.2। 11 हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये आप लीटर में लिख दीजिएगा 11.2 लीटर। तो ठीक है, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था, अगर हाफ मोल के साथ Na इंटू कर दें तो मॉलिक्यूल निकल जाता है, और उसके साथ एटोमिसिटी इंटू कर दें तो निकल जाता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें अगर देखिए O2 मैंने आपको बताया ऑक्सीजन है तो O2 होगा, तो O2 का कितना एटोमिसिटी होता है 2, तो हाफ इंटू Na इंटू 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा Na, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। पहले जो भी क्वेश्चन है आप क्या करिए, उसका गिवन लिख लीजिए ताकि आसानी होता है। उसका जो मास है वो है 1.8 ग्राम, और हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। और ये देखिए वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो आप उसका सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको और टाइम चाहिए तो पॉज कर लीजिएगा। तो ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको मास दिया है, पहले हम मोल निकालेंगे। तो 1.8 बाय उसका जो मॉलिकुलर मास होता है
H2O का मोलिकुलर मास होता है 18। कैसे होता है देख लीजिए, H2 का 2 प्लस O का 16, ये 18 हो जाएगा। ये आप तो अभी इनिशियल स्टेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगेंगे, तो आपको बहुत सारे का याद हो जाएगा। जैसे CO2 का 44 होता है, H2O का 18 होता है, जैसे कुछ कुछ कॉमन होते हैं, उसका याद हो जाएगा। तो ठीक है, 1.8/18 करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, इसका मोल निकल गया। अभी हम इसका मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स निकल गया, इंटू उसका एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो इंटू एटोमिसिटी करेंगे, तो एटोमिसिटी 3, तो 0.3 Na का वैल्यू आप लगा लीजिएगा, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, द नंबर ऑफ एटम्स। तो ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि है एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अभी हम एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उनके सिंपलेस्ट मास के रेशियो में, और जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। तो जो इसके कुछ देखते हैं हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला के जो एग्जांपल है, देखिए H2O2, मतलब यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया, मतलब दिखा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। या फिर एक और एग्जांपल जैसे कि C6H12O6, इसमें बता रहे हैं कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी के एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो इसे हम HO लिख सकते हैं। और इसमें देखिए 6 मतलब 6 और 12 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो इसे हम लिख सकते हैं CH2O। हाँ, इसे हम CH2O लिख सकते हैं, इसे HO लिख सकते हैं। उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है उसे हम मॉलिकुलर फार्मूला MF कहते हैं। इसके अंदर रिलेशन होता है, देखिए MF = N × EF, और जो N होता है वो N ही नेचुरल नंबर होता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, N = MF weight by EF weight। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया। अभी हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ MF और EF। तो देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दिया हूँ कि एक मैंने 3 एलिमेंट्स दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इनका परसेंटेज दिया है कि कार्बन का परसेंटेज है 40.6, हाइड्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 54.4। अगर अब मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं दिया होता, ऑक्सीजन का हाइट क्या, अगर ये हाइट क्या होता, तो आप इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देते तो ऑक्सीजन का निकल जाता। ये एक ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। तो अगर एलिमेंट्स के हम एटॉमिक वेट की बात करें, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, मैंने आपको बताया था 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अभी हमें क्या करना है, जो परसेंटेज दिया होगा उससे हमें एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देना है। तो इस 40.6 / 12 जो अप्रोक्सीमेटली 3.3 आता है। और ये फिर देखते हैं हाइड्रोजन का 5/1 जो कि 5 होगा, और फिर 54.4 / 16 जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.4 आता है। तो अभी हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब ये जो 3 वैल्यू आया है 3.3, 5 और 3.4, इनमें से जो छोटा होगा, सबसे छोटा वैल्यू जो कि 3.3 हमको दिख रहा है, उस एक वैल्यू से तीनों को हमको डिवाइड करना है। मतलब 3.3 / 3.3, 5 / 3.3 और 3.4 / 3.3। ये क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको याद रखना है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। जैसे कि अगर 3.3 / 3.3 की बात करें तो ये तो 1 होगा, और ये जो वैल्यू है 3.4 / 3.3, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं दोनों में। तो हमको इसमें अप्रॉक्सीमेशन से खेलना है, को पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना। और अगर इस वैल्यू की बात करें 5 / 3.3, तो ये 1.5 आता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसे हम
3/2 लिख सकते हैं, आपको पता है 3/2 1.5 होता है। तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करते हैं। ये तो होल नंबर में नहीं आया, एक 1 आया, एक 3/2 आया, एक 1 आया, तो इसे हम एक होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2 2, 3/2 × 2 3 और 1 × 2 2। तो हमें एक होल नंबर का रेशियो मिल गया जो कि C2H3O2। तो यही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जान लिया। अभी हम मॉलिकुलर फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो अभी हम मॉलिकुलर फार्मूला है उसमें चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो n होता है वो मॉलिकुलर फार्मूला वेट बाय, यहाँ पे देख लीजिए, n = मॉलिकुलर फार्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट बाय EFW। तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, तो यहाँ पे गिवन था कि जो मॉलिकुलर फार्मूला वेट है वो 118 है। तो ये 118 बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो अभी मैंने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, इसका वेट निकालेंगे। 12 × 2, मैंने बताया था वेट कैसे निकालते हैं, +3 × 1 +16 × 2, तो ये 59 आ जाता है, 59। तो ये देखिए 2 आ जाएगा, N2 आ गया। तो जो फार्मूला है कि मॉलिकुलर फार्मूला = N × एम्पिरिकल फार्मूला, तो देखिए ये कितना होगा, N तो 2 आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O2, ये कितना हो जाएगा, C4H6O4, ये हो जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला। तो हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन एक और लास्ट टॉपिक है, ये देखिए, एक परसेंटेज फार्मूला होता है जो आ जाता है कभी कभी। इसका जो मेन फोकस है वो है ये वाला, ये देखिए, ये जो मिनिमम मॉलिकुलर मास लिखा है इसकी उसका मेन फोकस है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा याद कर लीजिएगा कि जो मिनिमम मॉलिकुलर मास अगर पूछा तो आप तो एक कोई भी एक एटम या फिर कोई भी एक एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया होगा, तो अगर और आपको ये पूछा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा के वो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी इतना हमने पढ़ लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मतलब काम आएगा बाद में। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि है स्टोइचियोमेट्री। तो अभी हम स्टोइचियोमेट्री में चलते हैं। स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है इन फेवर ऑफ कि क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है कि वॉल्यूम दिया है, तो उसके हिसाब से रिलेशनशिप बताता है। तो अभी जानते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उससे डील कैसे करने हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, आपको पता होगा, रिएक्टेंट कोई भी 2 या फिर 3 रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी से हम स्टोइचियोमेट्री को पढ़ेंगे। तो हम सीधा ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट 1 रिएक्टेंट विल बी गिवन। मतलब देखिए, मैं क्वेश्चन से आपको बता दे रहा हूँ। इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ बर्न, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मतलब देखिए, जो मीथेन है, यहाँ पे CH4 होता है उसका जो फार्मूला, तो उसका सिर्फ एक ही, मतलब CO2 का कोई भी हमको ये दिया नहीं गया, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सिर्फ हमें मीथेन का इन्फॉर्मेशन दिया गया कि उसका 16 ग्राम लिया गया है। तो ये बताता है कि कोई भी एक ही रिएक्टेंट का अगर इन्फॉर्मेशन दिया गया तो उससे हम स्टोइचियोमेट्री के फॉर्मूले से हम उसे बना सकते हैं। अगर 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हुआ तो हम उसका जो कोफिशिएंट है वो अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये एक तो इक्वेशन है, CH4 + CO2 गिव्स राइज टू CO2 + H2O। तो जो CH4 के आगे जो कोफिशिएंट है जो कि 1 दिया गया है, 1 को हम मोल कह सकते हैं, 1 को हम लीटर भी कह सकते हैं, फिर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, 1 को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन 1 को ग्राम कभी नहीं कह सकते। अगर आपको कोई भी MCQ में पूछ लिया, अगर क्या नहीं कह सकते तो ग्राम होगा। एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं लिख के ले आया हूँ। तो देखिए, जिसका जो हमको पूछा है कि अगर 16 ग्राम मीथेन अगर बर्न हुआ तो CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो हमें जो निकालना है, हमें जो रिलेशन निकालना है, ये CH4 और CO2 का निकालना है।
ये CO2 नहीं है, सॉरी, ये तो O2 होगा। हाँ, ये कंबसन रिएक्शन है। हाँ, ये एक CH4 प्लस 2O2 गिव्स राइज टू 1 CO2 प्लस 2 H2O। तो हमें जो CH4 और CO2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो हमें O2 और H2O का कुछ काम है नहीं ये स्टेचोमेट्री के क्वेश्चंस निकालने में। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो पहले हम CH4 का मोस निकाल देंगे। मैंने आपको मोस निकालना सिखाया कि मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो देखिए इसका मास 16 ग्राम दिया है, ये देखिए 16 ग्राम दिया है इसका मास। और CH4 का अगर मोलिकुलर मास निकालें तो कितना होगा, 12 प्लस 4, ये देखिए 12 प्लस 4 16 होगा। तो 16/16 इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसका 1 मोल निकल गया। और फिर देखिए इसका जो कोफिशिएंट है, CH4 का कोफिशिएंट भी 1 है और CO2 का कोफिशिएंट भी 1 है। तो अगर एक CH4 से एक CO2 बन रहा है और इसमें अगर 1 मोल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 CO2 में भी 1 ही मोल बनेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इसका 1 मोल बना तो हमें इसका क्या पूछा है, हमें इसका मास पूछा है। तो मोल से मास में जाना है तो क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे उसका मोलिकुलर मास। तो 1 × 44, मैंने आपको बताया था कि CO2 का जो मोलिकुलर मास होता है 44 होता है। तो 1 × 44 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो ठीक है, इतना बता दिया। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ये आप ट्राई कीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, फिर मैं आप बता दूंगा। तो ठीक है, अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका रिएक्शन पे लिख लीजिए स्टार्टिंग डेज में। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें दिया गया है कि H2 का 10 ग्राम है, H2 का 10 ग्राम दिया गया और पूछा है NH3 का STP में कितना वॉल्यूम निकलेगा। ये जो NH3 है इसका कितना वॉल्यूम निकलेगा एट STP। तो हमको H2 और NH3 में रिलेशन बना के दिया है, तो हमें पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा। इसका 10 ग्राम है। अगर इसका 10 ग्राम है तो पहले H2 का देखते हैं। H2 का जो मोलिकुलर वेट है वो होता है 2, तो ये 10/2 हो जाएगा, मतलब 5 मोल्स। इसका 5 मोल्स निकल गया। ठीक है, तो ये देखिए 3H2 से अगर 2NH3 बन रहा है तो एक H2 से 2/3 NH3 बनेगा। ये आपने 10 में पढ़ा होगा, ये बहुत ही बेसिक है। तो अगर 5 मोल ऑफ H2 से अगर मैं बोलूँ तो 5 से कितना बनेगा, 2/3 × 5 इक्वल टू 10/3। हाँ, तो 10/3 मोल निकल गया किसका, NH3 का 10/3 मोल निकल गया। तो अगर 10/3 मोल निकल गया तो हमें मोल से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है, 10/3 × 22.4, जो कि हो जाएगा 224/3 वॉल्यूम लीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 74.67 निकल जाएगा, 74.67। तो इतना ही है। वो फ्लोचार्ट अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो पूरा सब क्वेश्चन सबसे इजीली हो जाएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले गिवन लिख लीजिए, जो C3H8 है उसका हमें कम्बसन कराना है। जो भी अगर कम्बसन रिएक्शन होगा तो उसे कैसे लिखते हैं बता दे रहा हूँ। C3H8 + O2 गिव्स राइज टू H2O + CO2। सब में सेम होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो H2 और CO2 बनेगा अगर कम्बसन रिएक्शन है तो सबसे पहला कंडीशन आप पहले इसको बैलेंस कीजिए, और अगर बैलेंस करेंगे तो कैसा दिखेगा मैं लिख दे रहा हूँ। इधर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। आपको बैलेंसिंग तो पता होगा, आपने पहले क्लास में पढ़ा था, मतलब 10th क्लास में पढ़ा था, तो आप ये कर लीजिएगा। प्लस ये हो जाएगा 4H2O। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस किस के बीच में रिलेशन बनाना है। फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा 5 मोल दे दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2, ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो ठीक है, देखते हैं।
इसका हमें मोल्स निकालना है। अगर 1 से 5 बन रहे तो 5 से कितना बनेगा 25 मोल। हाँ, तो O2 का तो पहले से पता चलेगा कि 25 मोल होगा। और एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है, तो अगर 1 से 5 बन रहे हैं तो 5 मोल है, तो 5 मोल से कितना बनेगा 5 × 5 जो कि 25 हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो हमने इसका मोल निकाल लिया 25 मोल, और उसका STP में करना है तो क्या करेंगे, हम उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 22.4 कर देंगे, तो ये कितना आएगा देखिए, ये 560 आ जाएगा। तो उसका जो फाइनल आंसर होगा 560 लीटर। तो ठीक है, हमने स्टेचोमेट्री जो पार्ट है वो पढ़ लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट उसमें चलते हैं। अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट में आते हैं। जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और स्टेचोमेट्री, उसमें आपको जो भी दिया हो आपको पहले मोल्स निकालना है। ग्राम दिया हो मोल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स दिया हो मोल्स निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले आपका स्टार्टिंग जो प्रोसेस होगा वो मोल्स निकालने से होना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट में आते हैं। इसमें क्या उसका जो मेन है, इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द रिएक्टेंट विल बी गिवन। वहाँ पे एक ही दिया रहता था, मतलब एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता था। इसमें दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लें तो जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में बनता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में सबसे पहले जो रिएक्टेंट ख़त्म होगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बच जाएगा, जो बाद में ख़त्म होता है, जो बच जाता है उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो देखते हैं, द रिएक्टेंट और रिएजेंट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड LR, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन से ही जानते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड LR जो कि लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ 2 मोल्स ऑफ A आर रिएक्टेड विथ 3 मोल्स ऑफ B टू फॉर्म C अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। मैंने आपको बोला था इसमें दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। देखिए 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B। तो एक यहाँ पे रिएक्शन दिया गया था पहले से, A + B गिव्स राइज टू C, और तीनों का जो कॉफी यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं करना, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसमें पहले से बैलेंसिंग करके दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा पहले, और फिर गिवन मोल्स लिखिएगा। तो देखिए इसका जो गिवन मोल्स है, इसका 2 मोल्स ऑफ A दिया है, 3 मोल्स ऑफ B दिया है, और C का कोई भी मोल्स नहीं दिया गया। तो देखिए क्या करना है, मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालेंगे। जो उसका जो गिवन मोल्स है उसको पहले लिखिएगा, और उसके नीचे उसका कोफिशिएंट डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 2/1 3/1, तो इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। तो ये फाइनल मोल्स है, ये फाइनल मोल्स। तो ये जो फाइनल मोल्स हुए रिएक्टेंट के, तो हम देख सकते हैं कि Na जो मोल्स ऑफ A है, ये देखिए A मोल्स ऑफ A स्मॉलर देन मोल्स ऑफ B, 2 ऑब्वियसली छोटा है 3 से, तो A LR हो जाएगा। मतलब A जो है पहले ख़त्म होगा, B बाद में ख़त्म होगा, तो A LR हो जाएगा। ये थोड़ा ये है, मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रो है, मतलब बेसिक्स है। इससे और भी जानेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अच्छे से जानेंगे। अभी इसी बेसिक से आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर और कुछ टाइम चाहिए तो पॉज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड LR बोल दे रहा हूँ, फाइंड LR इफ 6 मोल्स ऑफ SO2 आर रिएक्टेड विथ 32 ग्राम O2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ओके, तो मैंने को क्या कहा था कि कुछ भी दिया हो पहले आपका काम होना चाहिए उसका मोल्स निकालना। तो निकालते हैं फिर। देखिए यहाँ पे 6 मोल दिया है, इसका तो कुछ काम करना नहीं है। 32 ग्राम दिया है, उसका पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। तो अगर 32 ग्राम है, मैंने आपको बताया था जब भी हम मास से मोल्स में जाएं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो 32/32 1 मोल। तो इसका 6 मोल है, इसका 1 मोल हो जाएगा। इसके LR की बात करें, मैंने आपको बताया था जो भी मोल है उसको आप ऊपर रखिए,
और उसके डिवाइडेड बाय उसका जो कोफिशिएंट है वो रख दीजिए 6/2। और ये इसमें भी सेम करना है, उसका जो पहले आपका मोल है 1 मोल डिवाइड बाय उसका जो कोफिशिएंट है 1। तो देखिए ये 3 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। तो छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, 3 छोटा है कि 1 छोटा है, 1 छोटा है ऑब्वियसली। तो देखते हैं 1 छोटा है तो हमारा जो O2 है O2 हो जाएगा हमारा Lr, और जो SO2 है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, मतलब बच जाएगा, पहले O2 ख़त्म होगा। अभी तो बेसिक जान लिए, Lr कैसे फाइंड करते हैं वो जान लिए। अभी और थोड़ा डीप में चलते हैं। डीप में मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हम टैकल करते हैं कि मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, उसका मोल्स निकालो, मास निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, वॉल्यूम निकालो, फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका मोल्स निकालो, मास, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, मतलब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आपने मोल्स निकालना सीख लिया तो आपको तो पता है मोल से मास कैसे जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे जाते हैं, वो फ्लो चार्ट में मैंने आपको बता रखा है। तो ठीक है, ये जानते हैं, ये क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। 8 ग्राम H2 of H2 and 6 × 10⁻23 molecules of O2 are reacted to form water vapor according to the reaction। तो एक रिएक्शन दिया गया 2H2 + 1O2, 1 ये 1 है, 10 नहीं है, ये वाला 1 है, हाँ सॉरी, हाँ 2H2 + 1O2 gives rise to 2H2O। ये 8 ग्राम दिया गया, ये वाला 8 ग्राम दिया गया, ये 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिया गया। तो सबसे पहला काम आपको मोल्स निकालना है। तो देखिए मोल्स निकालते हैं। तो इसका जो मोल्स होगा, देखिए 8 ग्राम है, तो ग्राम से अगर मतलब मास से मोल्स निकालना है तो आपको डिवाइडेड बाय मोलर मास करना पड़ेगा। तो 8/2 H2 है, तो उसका मोलर मास कितना होगा 2, 1 + 1, तो 8/2 4, तो इसका 4 मोल्स निकल जाएगा। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल से अगर मोल्स में आने तो आपको डिवाइडेड बाय Na करना पड़ेगा। तो ये पहले से Na ऊपर है, Na नीचे भी है, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका 1 मोल, इसका 4 मोल। तो इतना आने के बाद मैंने आपको बोला था जो भी मोल्स होगा, मोल्स से आपको उसका जो कोफिशिएंट है, देखिए ये 2 है, ये 1 है, उसको डिवाइड करना है। इसका 4 मोल आया, इसका 1 मोल आया, तो 4/2, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। और इसका जो मोल है 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 ये जो 1/1 है, ये भी 1 आ गया। तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो O2 Lr हो जाएगा। ये O2 है देखिए, तो 1 छोटा है 2 से, तो O2 Lr हो जाएगा। ये तो हमने जान लिया कि Lr कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हमने जान लिया। पहला क्वेश्चन पूछा Lr कौन सा है, तो हमने जान लिया कि O2 Lr है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, वो जानते हैं। ये वाला देखिए जो 2 है वो बाद में ख़त्म होगा, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। उसके मोल्स कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। देखिए Lr का जो वैल्यू निकलेगा, Lr कुछ भी निकले, यहाँ पे जैसे 1 निकले, तो उस 1 को हमेशा जो भी प्रोडक्ट है उससे माइनस कर दीजिएगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए ये Lr 1 निकला, तो ये देखिए 1 से 1 को माइनस कर दीजिए, और यहाँ से जो 2 निकला वहाँ से भी 1 को माइनस कर दीजिए, 2 - 1। ये 1 कहाँ से आया, ये जो 1 आया ये यहाँ से आया, मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा उससे Lr को माइनस कर दीजिए, 2 - 1, इधर 1 - 1, और उससे जो उसका कोफिशिएंट होगा 2 और 1, मतलब सॉरी, यहाँ का जो कोफिशिएंट 2 है, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × ये 2 - 1 हो जाएगा, 2 × 1 2, और 1 × 0 1 - 1 0, 1 × 0 0। ये 2 और 0 तो निकल गया, मतलब ये क्या है, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन। तो ये तो 2 निकल गया हमारा, H2 का 2 निकला, O2 का 0 निकला। अब देखते हैं H2 का कैसे निकालना है, जो प्रोडक्ट है उसको कैसे निकालना है। मतलब जो Lr निकलेगा, मतलब जितना Lr ख़त्म होगा वहाँ भी तो उतना Lr, मतलब वहाँ भी तो उतना ही जाएगा ना। अगर यहाँ पे Lr 1 मोल ख़त्म हुआ तो प्रोडक्ट में भी 1 मोल जाएगा। तो देखिए 1 मोल Lr का गया प्रोडक्ट में, और उसके साथ उसका कोफिशिएंट जो कि 2 है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2, मतलब सबसे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सब काम है Lr का। पहले आप Lr को रिएक्टेंट में माइनस कर दीजिए, और उसी Lr को आप प्रोडक्ट में ले जाके उसके कोफिशिएंट से इंटू कर दीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है मानता हूँ, लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो ये देख लीजिए टोटल मोल्स हमारा निकल गया 202, टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन पूछा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, तो ये निकले टोटल मोल्स आफ्टर रिएक्शन। तो देखिए 2 निकला है। मैंने आपको बोला था कि जो H2 है एक्सेस रिएक्टेंट है, तो मोल्स कितना निकला 2। मास निकालना है तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मोल से मास निकालना है तो इंटू मोलर मास करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4। 2 इंटू 2 क्यों हुआ, 2 मोल्स है इंटू H2 का जो मोलर मास कितना होता है 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 4। मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो सेम है, उसका अगर मोल्स 2 है तो उसका मॉलिक्यूल्स कितना होगा 2Na, सेम है 2Na हो जाएगा। वॉल्यूम एट STP निकालना है। देखिए वॉल्यूम एट STP, एक और चीज़ बता दो आपको, अगर वॉल्यूम निकालना है और अगर STP ना लिखा हो तो आप 22.4 इंटू या फिर डिवाइड मत कीजिएगा, ये सिर्फ STP के लिए यूज़ होता है। वॉल्यूम अगर सिर्फ वॉल्यूम बोले तो उसके लिए अलग फार्मूला है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप गलती से सिर्फ वॉल्यूम दिया होगा और अगर आप 22.4 इंटू या फिर डिवाइड कर दें तो गलत निकलेगा। STP या फिर NTP अगर लिखा होगा तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 मोल्स है, 2 इंटू 22.4 लीटर, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। अभी हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म देखते हैं, कितना निकला 2 मोल्स, इसका भी निकला, तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। मास की बात करें, मास कैसे निकालते हैं, जो हमारा मोल्स होता है, मोल्स इंटू मोलर मास, तो H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 18, मैंने आपको बताया था, तो 2 इंटू 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 ग्राम, ये भी 4 ग्राम। ओके, अभी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल सेम 2Na होगा। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी 2 इंटू 22.4 क्योंकि 44.8 हो जाएगा। तो हमारा जो LR टॉपिक है वो भी ख़त्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वहाँ पे चलते हैं। अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस में स्टोइचियोमेट्री लगेगा और किस में LR। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें अगर क्वेश्चन में 2 चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो उसमें LR लगाइए, अगर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उसका रिलेशनशिप पूछा दूसरे किसी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के बारे में तो उसमें स्टोइचियोमेट्री लगाइए। तो इसी बात के साथ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता भी होगा कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनते हैं, और इन्हीं 2 चीज़ों से तो हम अभी ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें आते हैं जो कि है मोलरिटी, जिसे हम कैपिटल M, ये कैपिटल M है, आपको नहीं दिख रहा तो ये कैपिटल M है, उससे डिनोट करते हैं। मोलरिटी देखते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो मोलरिटी से हम जान सकते हैं। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसका एक बेसिक फार्मूला N/V। तो देखते हैं इसका एक और फार्मूला, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन में जो लीटर है उसको अगर मिलीलीटर में कर दें, तो लीटर से मिलीलीटर कर दें, तो अगर उसके ऊपर इंटू 1000 कर देंगे, मतलब सेम है, उसका कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, नीचे ml तो ऊपर इंटू 1000। और इसका एक और फार्मूला आ जाता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, जो ये देखिए ये सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में, उसके साथ अगर 1000 इंटू कर देंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मोलरिटी निकालने का 3 फार्मूला हो गया। ये N/V तो है, आप एक बेसिक फार्मूला आप याद कीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, नीचे ml तो ऊपर इंटू 1000। उसका एक और फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये लीटर में दिया होगा, ये अगर लीटर में दिया होगा तो इंटू 1000 काट दीजिएगा, सिर्फ लीटर रह जाएगा। इसके क्वेश्चन टैकल करते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। इफ़ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से दिया गया है, वेट दिया गया है, यहाँ पे वेट दिया गया है,
तो 0.4 ग्राम दिया गया, ये वाला इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए ग्राम में वेट दिया गया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, एमएल में भी दिया गया है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट 0.4 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, 40 होता है। ये तो देख लेते हैं। हाँ NaOH का 40 होता है, 40 इंटू कितना दिया है 40 ml। तो ये काट कुटा के कितना निकलेगा, ओके। ये 1/4 निकला। तो जो हमारा जो मोलरिटी होगा वो 1/4 निकलेगा, जिसे 0.25 कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ छोटे छोटे पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए इसके, जो ये भी याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जो हम सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें आते हैं, जो कि है मोलालिटी, MOLALITY मोलालिटी, और इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे एक देखिए सॉल्वेंट लिखा है। मोलालिटी एक ऐसा अकेला एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट नीचे होगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा, बाकी सब में नीचे सॉल्यूशन होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्वेंट कहाँ होगा, सॉल्यूट कहाँ होगा, सॉल्वेंट कहाँ होगा और सॉल्यूशन कहाँ होगा। सिर्फ मोलारिटी में नीचे सॉल्वेंट होगा, बाकी सब में सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए नीचे सॉल्यूशन था, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट है। इससे फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट केजी। जिससे अगर आप नीचे ग्राम कर देंगे, नीचे अगर इसको ग्राम कर देंगे तो ऊपर इंटू 1000 कर देना, सेम थोड़ा मॉडिफिकेशन है। और इसका एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। हम नेक्स्ट में आते हैं जो कि है परसेंटेज बाय वेट, जिसे स्मॉल परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W कहते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखिए वेट फ्रैक्शन, मतलब एक वेट फ्रैक्शन होता है और एक वेट परसेंटेज होता है। वेट फ्रैक्शन की बात करें तो स्मॉल w बाय स्मॉल w प्लस कैपिटल W। स्मॉल w क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया है तो सॉल्यूशन लगाइए, और आपको अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दिया है तो उसको ऐड करके नीचे सॉल्यूशन बना दीजिए। और उसका परसेंटेज अगर निकालना है तो स्मॉल w अपन, मतलब यही फार्मूला, यही अगर फार्मूला को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब हर वक्त तो हम ऐसे ही करते हैं। एक क्वेश्चन टैकल करते हैं, फाइंड द परसेंटेज। आप ट्राई कीजिए, अभी आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। 5 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ टाइम। तो ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द परसेंटेज बाय वेट एंड वेट फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.65 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इन 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखते हैं क्या करना है। हमें 2 ठो दिया है, एक ठो एस्पिरिन का दिया है, एक वाटर का दिया है, एक 3.65, एक 25.08। तो देखिए ये तो हो जाएगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, लेकिन हमको तो सॉल्यूशन नीचे हमको सॉल्यूशन लिखना है। देखिए W प्लस W लिखना है, तो हम क्या करेंगे 3.65 बाय 3.65 प्लस 25.08, क्योंकि सॉल्यूशन बन जाएगा ना। तो ये कितना होगा 3.65 डिवाइडेड बाय 28.73, ये इतना हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो लगभग 0.127 के आसपास आता है। और इससे अगर हम परसेंटेज निकालना है तो 0.127 इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। ये हो जाएगा 12.7%। तो ये 12.7% बन जाएगा। सेम है आपको, जैसे मैंने बताया कि W जो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा परसेंटेज।
तो अभी हम परसेंट बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये भी सेम है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये कहाँ यूज़ होता है? अगर एक लिक्विड में एक और लिक्विड ऐड किए तो इसमें ये वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यूज़ होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूट, मतलब एक सॉल्यूट का जो मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml, ठीक है। और एक और ये उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। उसका अगर परसेंटेज की बात करें तो ये जो सेम है, ये सेम है, उसके अंदर सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन टैकल करते हैं, मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। ये सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 cm³ of isopropyl alcohol to water until the volume of solution was 175 cm³. Find the volume fraction and volume percent of isopropyl alcohol in the solution. इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूट है वो 125 cm³ दिया है, यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन दे दिया इसमें, और सॉल्वेंट नहीं दिया, सीधा सॉल्यूशन दे दिया। तो अच्छी बात है, हमारे लिए प्लस करना नहीं पड़ेगा। इसका जो सीधा सॉल्यूशन दे दिया है वो है 175 cm³, 175 cm³। अब हम इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालते हैं। वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकालना है? वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालेंगे 125 बाय 175, जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है, क्योंकि सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन करना पड़ता है। उसका वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं कितना निकले। ये लगभग निकल जाएगा आपका 0.714, ये निकल जाएगा। और वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें 0.714 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये 71.4% लगभग निकल जाएगा। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, वहाँ पे चलते हैं, जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के साथ साथ पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, वो मैं इसके साथ साथ आपको बताता रहूँगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन निकालना हो तो उसमें ppm यूज़ होता है। जैसे उसके कुछ एग्जांपल है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में, फिर एयर पोल्यूशन को चेक करने में यूज़ होता है। जो ppm होता है उसका एक फार्मूला दिया गया है, जो कि है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो ppm की बात हुई। ppm में आपको 10⁶ करना है। अगर ppb की बात आ जाती, ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो उसमें आपको 10⁹ से फॉर्मूला सेम होता, सिर्फ आपको 10⁹ करना होता है। ये शायद आपके नीट कोर्स में है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इतना याद कर लीजिए, ये 10⁶ होता है, ये 10⁹ होता है। तो ठीक है, अभी आपने इतना जान लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोल फ्रैक्शन, वहाँ पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है किसी एक कंपोनेंट या फिर दोनों कंपोनेंट का, तो अगर आपको पहले कंपोनेंट का पूछा है तो उस कंपोनेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब दोनों कंपोनेंट के टोटल मोल्स, या फिर आप बोल सकते हैं मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर आपको दूसरे कंपोनेंट का पूछा तो दूसरे कंपोनेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस सेम लिखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए, मतलब मैंने एक ए और बी 2 कंपोनेंट लिया और ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए और बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी की बात करें तो Nb बाय Na प्लस Nb हो जाएगा, मतलब Nb मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी और Na प्लस Nb मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, मोल्स निकालना है सिर्फ। मोल्स निकालना तो आपको पता है, आप तो पूरे माहिर हो गए होंगे अभी तक। तो देखते हैं कैसे निकालना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O। मैं आपको ये दोनों का अगर ऐड किया गया तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों का मतलब इसका भी x निकालना है, इसका भी x निकालना है। तो x NaOH कैसे निकालेंगे?
पहले तो हमें NaOH का मोल्स निकालना पड़ेगा, मतलब 40 ग्राम दिया है, उसका पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, दोनों का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका मोल्स निकालते हैं। 40/40 1 मोल, क्योंकि NaOH जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मतलब जो हाँ, तो 40 होगा। और जो H2O का देखेंगे तो कितना होगा, 54/18, क्योंकि 18 होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, यप 3 हो जाएगा। तो देखते हैं X जो NaOH है तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए। अगर Na का मतलब XA का निकालना है तो कैसे निकालेंगे XA का, Na/Na+Nb। Na कितना निकला 1 मोल, बाय Na+Nb 3+1 4 मोल, तो ये कितना निकला 1/4। और X अगर H2O की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, X H2O की बात करें तो ये उसका टोटल 3 मोल है, बाय 4 मोल टोटल है, 3/4 उसका जो हो जाएगा X हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 1/4 है और जो 3/4 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो सही बात है, अगर हम किसी भी होल नंबर को तोड़ रहे हैं, सेम अगर हम 4 को तोड़ रहे हैं 1/4 और 3/4 में, तो फिर अगर हम उसको जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली 1 निकलेगा। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है मोल फ्रैक्शन की, अगर हम किसी भी मोल फ्रैक्शन को 2 या 3 को अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 निकलता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा जूलॉजी का आएगा, एनिमल किंगडम हम स्टार्ट करेंगे, नॉन कोडेड से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। बाय बाय।